स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में शिक्षा विभाग के लिए पहेली बने अनामिका शुक्ला के अचानक सामने आ जाने से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में एक ही नाम से अलग अलग शिक्षिकाओं को नियुक्त देने के गोरख धंधे की परत दर परत खुलासा हो रहा है। जिन अनामिका के नाम पर कई अनामिकाएं शिक्षा या कह लीजिए कि शिक्षण क्षेत्र में उतरी, शिक्षिका बनी, लाखों ऐंठ चुकी है, वहीं असली अनामिका शुक्ला अभी भी बेरोजगार है। उनका घर और परिवार निम्न मध्यम वर्गीय है। गोंडा के इथियाथोक ग्राम पंचायत के सीरप बनकट में रहने वाली अनामिका शुक्ला के घर जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो पता चला उसका पति भी बेरोजगार है। परिवार की मुखिया अनामिका के ससुर सत्यनारायण शुक्ला खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब अनामिका से ससुराल वाले सरकार की न्याय की मांग कर रहे हैं और अनामिका के पति और ससुर से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा ने। हमारे साथ बात करने के लिए असली अनामिका शुक्ला के पति दुर्गेश जी हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। दुर्गेश जी, सबसे पहला सवाल, अनामिका जी कहाँ हैं और कैसे क्या हुआ ये पूरा मामला? अनामिका जी इस समय एक रिश्तेदार के घर पे हैं और वो काफ़ी अस्वस्थ हैं। सुबह वो चक्कर खा के गिर भी गई थी। हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी दिया तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें इनको नींद नहीं आई इसलिए इनको चक्कर आ रहा है। उन्होंने दवा दी, उससे वो लगभग 5-6 घंटे लगातार सोती रही। फिर वो उठी तो डॉक्टर ने कहा था जगाना नहीं, जब ये सोता उठेंगी तभी उठेगी। और हम लोग ये मामला 2000 कैसे क्या हुआ कि आपके जो पत्नी है अनामिका जी, इन्होंने कब अप्लाई किया था और कैसे ये हुआ कि उनके नाम की डिग्री, उनका नाम सब कुछ दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को कब जानकारी हुई? सर ये फार्म हमने 2017 में अप्लाई किया था, शायद 4 जुलाई या 4 जनवरी कुछ ऐसे कर, 4 जुलाई शायद है। उसके बाद ये 17 के बाद ये अप्लाई किया गया था और ये संज्ञान में मुझे आया जब सोशल मीडिया पे चल रहा था कंटिन्यू, लेकिन रूल नंबर कहीं नहीं प्रकाशित हो रहा था। एक दिन वहाँ अकबरपुर से जहाँ उन्होंने बीएड किया था, दैनिक जागरण में एक लेख छपा, उसमें फ़ोटो छपा हुआ और वहाँ के प्रधानाचार्य जी जो थे उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरे यहाँ की है और जो सेकंड प्रत लगी है वो मेरे सिग्नेचर से मैच नहीं करता है। तो और उसमें रोल नंबर दिया हुआ था। तो रोल नंबर जब हम लोगों ने पढ़ा पेपर में तो हम लोग हरकत में आए और तुरंत कदम उठाए कि हम अपने मूल अभिलेखों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ उपस्थित हुए और अपने डॉक्यूमेंट उनको पर दिया और उनसे न्याय की गुहार लगाई कि हमें न्याय मिले। अनामिका जी ने अप्लाई किया था कभी और फिर क्या हुआ था? जी, अनामिका जी ने अप्लाई किया था, लेकिन समय से पहले ही हमारी फर्स्ट बेबी सीजर से हो गई थी 1 महीने पहले। तो हम लोग काउंसलिंग कराने नहीं जा पाए थे, जिसमें सुल्तानपुर से लेटर आया था, लखनऊ से लेटर आया था और एक जगह से फ़ोन आया था। ये हमारे साथ दुर्गेश जी हैं जिनको उम्मीद है कि जो असली गुनहगार हैं इस पूरे फर्जीवाड़े के वो सामने आएंगे और उनके साथ कम से कम न्याय ज़रूर होगा। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर तमाम जिलों में जालसाजों ने नौकरी की और सरकारी खजाने से तनख्वाह उठाई, वो अनामिका शुक्ला इसी घर में रहती हैं। ये हमारे साथ बात करने के लिए अनामिका के ससुर हैं सत्यनारायण जी हैं। सर, बस इतनी सी बात कि सरकार से क्या मांग कर? सरकार से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, बस कुछ नहीं। आप लोग को मतलब ये कैसे हुआ हो गया अनामिका जी? आप अब इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि केवल मेरे साथ न्याय किया जाए, बस। ये कैसे हुआ कुछ अब जैसे भी हुआ होगा उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? जी, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। अब कैसे हो गया, मतलब 2017 में? अब जो भी हो गया होगा, हम नहीं कह सकते हैं। जो मेरे साथ था मैं बता दिया। अब इसके बाद जो है शेष चीज़ें नहीं, अब वो हमने बताया वही चीज़ अब फिर दोबारा रिपीट न करें। जी नहीं, अब मेरे से मत पूछिए बस। बहरहाल ये सत्यनारायण जी हैं जो अपनी होनहार बहू, जिसके डॉक्यूमेंट्स, जिसके सर्टिफिकेट्स के नाम पर उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में लोगों ने नौकरियां पाईं, आज उनकी बहू बेरोज़गार है। उनका बेटा खुद छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि जिस महिला की डॉक्यूमेंट्स के नाम पर तमाम लोगों को नौकरियां मिली, वो खुद बेरोज़गार है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और अब आपको सीधे गोंडा लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, आप अनामिका के घर तक भी गए, उनके परिवार वालों, ससुराल वालों से आपने बातचीत की और अनामिका शुक्ला जिसके नाम पर इतने स्कूलों में लोग नौकरी करते हुए पाए गए हैं, वो अभी तक खुद बेरोजगार हैं।
थ्रू आउट एक फर्स्ट क्लास लड़की, हाई स्कूल से लेकर 12th और आगे भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, एग्जाम्स और कंपटीशन उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, आखिर उनके हाथ कैसे खाली रह गए? देखिए 2017 का ये पूरा मामला है। जब हमने उनके पति दुर्गेश शुक्ला से बात की तो उन्होंने कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय थे वहाँ पर साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया था, और उनके चूंकि हाई मेरिट्स थे, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, और उसके साथ टीटी और बीएड में भी उनके फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स थे, लिहाजा उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन उसी वक्त पे, जिस वक्त काउंसलिंग हो रही थी, उसी वक्त पे उनकी बेटी का पहले बच्चे का जन्म हुआ जो सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ, लिहाजा वो उस काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकी। वो एक मौका चला गया जिसके बाद से अनामिका लगातार कहा जाए कि वो बेरोजगार है। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँचे शिक्षा विभाग के लोगों के पास जो इस तरीके का फर्जीवाड़ा करते हैं, उनके लिए अनामिका शुक्ला के ये डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से वरदान हुए। उनको लगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स किसी के भी नाम पर लगाए जाएंगे तो वो व्यक्ति मेरिट में तो आ ही जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन थी। और दूसरी चीज़ जो हमने आज गोंडा के बीएसए से बात की तो उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण बात थी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में साइंस टीचर में लेडीज टीचर का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जब अनामिका शुक्ला की दावेदारी आई या अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स आए तो ऐसे में उन जालसाजों के लिए आसान शिकार ढूंढ पाना आसान हो गया। और यही वजह थी कि कासगंज से लेकर प्रयागराज मिल पाना मुश्किल है, और ऐसे में अनामिका शुक्ला नाम की एक फर्स्ट डिवीजन पास लड़की जो कि अपने निजी हालात के चलते काउंसलिंग तक नहीं जा पाई, लेकिन जो जालसाज है उन्होंने फौरन उनके डॉक्यूमेंट्स को पिक किया और इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। इस पर अब जांच भी चल रही है। शुक्रिया संतोष अहम जानकारी के लिए। और अनामिका शुक्ला प्रकरण पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। नहीं, पहले तो एक जो अच्छा हुआ है, इसके कारण एक जो संदेह था, ऐसा लग रहा था कि अनामिका शुक्ला ही ने कोई इस तरह का फ्रॉड किया है, कई लोगों को अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि जो असली अनामिका शुक्ला है उसका कोई अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पर उसका कोई दोष नहीं है। उसने 5 जिलों में आवेदन तो अवश्य किया था, लेकिन वो कहीं पर नौकरी करने नहीं जा पाई, और उसके अभिलेखों का कहीं से उसके अभिलेख प्राप्त करके इस्तेमाल हुआ है। अभी ये जांच का विषय है कि अभिलेख कैसे मिला, किसने दिया, किसने उपलब्ध कराए, किसने इतना तो तय हो गया कि बाकी 9 जगहों पर जो अनामिका शुक्ला के नाम से अध्यापन कर रही थी वो सभी महिलाएं वो फर्जी थीं, वो अनामिका नहीं थीं। उसमें से एक कासगंज में पकड़ भी आई हैं। अन्य 8 जगहों पर जो नौकरी कर रही थी उनकी पुलिस तलाश कर रही है। वो पकड़ में आएंगी तो पूरी जाँच होगी तो मामला सामने आएगा। लेकिन अनामिका शुक्ला के सामने आने से जो हमारी जांच का काम था वो थोड़ा आसान हुआ है। अनामिका प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इधर देवरिया में अनामिका प्रकरण चर्चा में आने के बाद जिले के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में हुई नियुक्तियों में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां के कस्तूरबा विद्यालयों में नियुक्ति का रिकॉर्ड ही गायब है। विभाग में सिर्फ मेरिट लिस्ट मौजूद है। जिन कर्मियों पर रिकॉर्ड संभालने का जिम्मा है वो अपने से पूर्व में तैनात रहे कर्मचारियों के सिर ठीकरा फोड़कर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब मामला सामने आने के बाद बीएसए जांच की बात कर रहे हैं। इस प्रकरण का शुरुआत ये अक्टूबर के आसपास 19 अक्टूबर को आसपास की बात थी है, जिसमें कि एडीवीसी साहब के पास एक शिकायती पत्र गया था कि हम 2014-15 में कुछ 19 अध्यापकों की नियुक्तियां हुई थी कस्तूरबा में। उसमें कुछ एक पर्टिकुलर किसी के प्रकरण में शिकायत की गई थी कि उसमें कूटरचित अभिलेख से नौकरी पाई है। तो उसको जब हमारे संज्ञान में आया, जब इसके अभिलेख खंगालना शुरू किया गया तो पत्रावली में ये पता चला कि इसकी जो मूल चयन की पत्रावली है, चयन की पत्रावली यानी जिसमें कि इनके डॉक्यूमेंट लगे हों और या तो फिर उसके विज्ञापन वाली चीजें होंगी, वो वाली पत्रावली नहीं मिल पा रही है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को रद्द कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि अब यह साफ हो चुका है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और साथ ही पैसे लेकर लोगों को पास भी करवाया गया। ऐसे में अब इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए और साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। न्याय मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन शहर के कर्नलगंज इलाके में हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद थे।
आज हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, जिसको हम लोग 7 जून 2019 से ही एग्ज़ाम के दूसरे दिन से ही प्रदर्शन के माध्यम से उठाया था। आज जब ये मामला व्यापक स्तर पर खुल रहा है, तब हमने देखा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कम कार्रवाई होते हुए दिख रही है। हम लोगों का साफ समझ है कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला है, पूरे प्रदेश में उसके तार फैले हैं, लिहाजा सीबीआई की जांच हो, अन्यथा बड़ी मछलियां बच जाती हैं और ये करप्शन चलता रहता है। लिहाजा हम लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले परीक्षा रद्द किया जाए और इस पूरे भ्रष्टाचार में जितने भी लोग शामिल हैं उस पर कार्रवाई की जाए। इधर जौनपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। यदि जल्द से जल्द जांच नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, आज हम युवा कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करने आए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी घोटाला हुआ है, जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि जब छात्र पढ़ता है और वो तन मन से पढ़ता है, मेहनत करता है, गरीब परिवार के बच्चे निकल के आते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ घोटालेबाज जो पैसों की लालच में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोग जो दलाली करते हैं, 8.5 लाख रुपए में छात्रों को पास कराने का काम करते हैं और जिनको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम होता है, वो इसमें टॉप करते हैं। ये सबसे बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। उधर गौतम बुद्ध नगर से अहम खबर आ रही है। कोरोना जांच में बहुत बड़ी गड़बड़ी का पता चला है। नेगेटिव लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 35 लोग नेगेटिव थे, जिनकी रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई है और नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव मरीजों के साथ भी रखा गया। जांच करने वाली प्राइवेट लैब को नोटिस भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, नेगेटिव लोगों की जांच पॉजिटिव आई। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का नया मामला सामने आया है। 35 नेगेटिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ इनको रखा गया। मामला मीडिया में आया, तूल पकड़ते ही प्राइवेट लैब्स को नोटिस भेजा गया। सीएमओ के मुताबिक सैंपल निजी लैब्स में लिए गए थे और लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया था। हालांकि सैंपल्स का फिर से सरकारी प्रयोगशाला में जांच करवाया गया तो सभी 35 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव निकली और फिर सभी लोगों को डिस्चार्ज किया गया। मामले में जांच कमेटी बिठाकर जिले में मौजूद सभी निजी प्रयोगशालाओं को नोटिस जारी कर आईसीएमआर के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ लोग जो आईसीएमआर से पिछले वाले में कि कुछ लोग जो आईसीएमआर से रजिस्टर्ड थे वो भी गलत तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। वो बाइक पे आए, सैंपल कलेक्ट करके वो सैंपल की क्वालिटी ख़राब हो रही थी, जिस वजह से ये सब दिक्कतें हैं। इतनी गर्मी है, बाइक पे प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, तो ये भी गलत है कि प्रॉपर तरीके से सैंपल ना कलेक्ट होकर भी रिपोर्टें गलत आती हैं। हाँ, जो इमरजेंसी वाली बात है, हम लोगों ने सबको ये निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी कहीं का भी हो मरीज, पहले मानवता है, मरीज को एडमिट करिए, इलाज करिए, उसके बाद सेग्रीगेट करिए कि उन्हें करना क्या। इलाज से कतई कोई मना नहीं कर सकता। तो बड़ी यहां पर लापरवाही प्राइवेट लैब्स की और खामियाजा 35 जाने, जिंदगियों को रिस्क में डाल दिया गया। सीधे रुक करते हैं, बलराम पांडे नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, सीएमओ बेशक जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्त अब किसी कड़ी कार्रवाई का है, सख्त मैसेज देने का है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही चूक हो कैसे गई? 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको कोविड पेशेंट्स के साथ भर्ती किया गया और अब घर भेजा गया है। देखिए आस्था, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मेरठ में 8 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे, जिनको लेकर के शक हुआ। उसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने उनकी जब दोबारा रिपोर्ट भेजी है जांच के लिए, तो वो सारे के सारे निगेटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लैब हैं उनकी जो मनमानी है या कहा जाए उनकी हेराफेरी, वो सामने अब उजागर हो रही है धीरे धीरे। अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी 35 लोगों के सैंपल जो प्राइवेट लैब ने लिए थे उन सभी के पॉजिटिव बताए गए, लेकिन जब एनआईवी से टेस्ट कराया गया स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तो वो 35 के 35 नेगेटिव पाए गए। यानी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर खेल चल रहा है और इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है।
क्योंकि अगर सैंपल्स की सही से जांच हो रही है तो निगेटिव को पॉजिटिव बताने का क्या मतलब है। और दूसरी बात यह है कि सारे के सारे ये वो लैब्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, अनरजिस्टर्ड लैब हैं, और ये ख़ास तौर से दिल्ली और हरियाणा में काम कर रहे हैं। बाइक से इनके बंदे आते हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ले जा करके वो रिपोर्ट देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है आस्था कि बाइक से आप सैंपल कलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये तो प्रोसेस और प्रोटोकॉल में कहीं भी नहीं है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आखिर इतनी लापरवाहियां हो कैसे रही हैं, वो भी कोरोना महामारी के इस दौर में। केंद्र सरकार या आईसीएमआर का जो प्रोटोकॉल है वो भी ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं प्राइवेट लैब्स वाले। शुक्रिया बलराम अहम अपडेट के लिए। गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है। पिछले 48 घंटों में निजी अस्पतालों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल, 8 जून को एक मरीज का सैंपल लेकर उसको घर भेज दिया जाता है और मरीज की 9 जून को सुबह मौत हो जाती है। अहम बात यह है कि 9 जून को दोपहर में उस शख्स की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हम आपको यह भी बता दें, नोएडा में शारदा अस्पताल को उन अस्पतालों में शामिल किया जाता है जहां कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इससे पहले शारदा अस्पताल एक गर्भवती महिला को भी बेड की कमी का हवाला देते हुए बिना इलाज के वापस लौटा चुका है। तो देखिए नोएडा का शारदा अस्पताल। शारदा में टेस्ट करवाया था, कोविड के थोड़े सिम्टम्स लग रहे थे, तो वो आज शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें कोविड पॉजिटिव निकले हैं। उसमें बुखार आना शुरू हुआ था 3-4 दिन। उसके बाद से ये ट्राई कर रहे थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका टेस्ट वगैरह करा लें, तो वो संभव नहीं हो पा रहा था। कल किसी एफर्ट करने के बाद शारदा हॉस्पिटल में इन्होंने प्राइवेट टेस्ट करवाया और आज सुबह थोड़ी सी उठने के बाद तबीयत ख़राब हुई, एकदम से वॉशरूम वगैरह गए थे, वहीं पर वो कोलैप्स कर गए। अगर किसी का कोरोना टेस्ट होता है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, इनको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें किसी ने बोला भी नहीं और हुआ भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के औपचारिक निर्माण कार्य की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से कराने पर विचार चल रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है। दिल्ली में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया कि औपचारिक शिलान्यास के लिए पीएम मोदी को अयोध्या आने का आमंत्रण दिया जाए। बैठक में पीएम मोदी से शिलान्यास करवाने के लिए वक्त लेने और आने की योजना पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक शीघ्र ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पीएम मोदी से मिलकर उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण देंगे। तो आज शिव पूजा की गई, जल्द ही अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीधे आपको लिए चलते हैं अविनाश तिवारी के पास, दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, तैयारियां चल रही हैं, शिव पूजा आज की गई है, लेकिन आमंत्रण देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि शिलान्यास उन्हीं से करवाया जाए। क्या अभी तक औपचारिक रूप से कोई मुलाकात हो पाई है इस संबंध में पीएम की? जी देखिए आस्था, अगर आपको बताया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो तो प्रधान सचिव जो उनके रहे नृपेंद्र मिश्रा और जो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी उनसे हुई है और उन्होंने आमंत्रण पत्र भी प्रधानमंत्री को दिया और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को अयोध्या आकर शिलान्यास करने के लिए निवेदन भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे और बिल्कुल अयोध्या आकर शिलान्यास करेंगे। जो उम्मीद जताई जा रही है वो जताई जा रही है कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँच सकते हैं शिलान्यास के लिए। उसका एक कारण यह है कि 2 जुलाई को अगर बात करें तो देवशयनी एकादशी है, यानी कि उस दिन के बाद हिंदू धार्मिक अनुसार के देवता उस दिन के बाद सोने के लिए चले जाते हैं और 4 महीने तक देवता सोते रहते हैं, यानी कि फिर कार्तिक में जब देव उत्थान होता है तभी फिर कोई कार्य हो सकता है। इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया है कि 2 जुलाई के पहले, ये तो 2 जुलाई को, ये तो 2 जुलाई के पहले वो कोई एक वक्त दे जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम हो सके। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि वो जरूर इस पर जो है वक्त निकालेंगे और अभी फिलहाल वक्त नहीं दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन निमंत्रण जो है 2 जुलाई के पहले सौंप दिया गया है आज प्रधान सचिव जो है प्रधानमंत्री के नृपेंद्र मिश्र, और 2 जुलाई से पहले, क्योंकि उसके बाद शुभ काम बंद हो जाएंगे, कहा जाता है देव सो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि अब आगे इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से और क्या जानकारी दी जाती है। और बड़ी बात यह कि क्या खुद पीएम मोदी शिलान्यास के लिए जाएंगे। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए अविनाश। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कामों की प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारियां हासिल की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बीते कुछ सालों में यह पहला मौका है जब पीएम मोदी कपाट खुलने के बाद अब तक केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए हैं।
पीएम मोदी ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक की और इस बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव समेत कई अन्य ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बीच अधिकारियों ने केदारनाथ में चल रहे कामों के बारे में वर्तमान स्थिति पर प्रधानमंत्री को अपडेट्स भी दिए। तो केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, सीधे तौर पर पीएमओ की नजर उस पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद समय समय पर इसके अपडेट्स लेते रहते हैं। केदारनाथ के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की गई है और यहां के पुनर्विकास में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो और तीर्थ यात्रियों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक हो। केदारनाथ में पुनर्विकास के अलावा रामबन से लेकर केदारनाथ तक के लिए अन्य हेरिटेज सेंटर विकसित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा ब्रह्म कमल वाटिका समेत दूसरी जगहों के विकास पर भी विचार विमर्श किया गया। इन प्रयासों से जहां हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव गहरा होगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्वीट भी किया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार जुड़ गए हैं। विनोद, जब से यहां पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी या पीएमओ की नजर सीधे तौर पर बनी रहती है। प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या अधिकारियों से बात करके अपडेट लेते रहते हैं। तो अभी तक जो पुनर्निर्माण काम हुआ है वो किस स्टेज में है और क्या जानकारियां आज प्रधानमंत्री जी को दी गई हैं? देखिए आस्था, मैं आपको क्रमवार बता दूं कि सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से केदार बाबा के दर्शन किए और उसके बाद में जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालात जाने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार से बातचीत की कि आखिरकार कितने कार्य अभी तक केदार घाटी के हो चुके हैं। और ये पहला कोई अवसर नहीं है, उससे पहले भी आस्था लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माणों के कार्यों को लेकर खुद मॉनिटरिंग करते आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से करे चाहे उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार से करे। लिहाजा उसी क्रम में आज भी तमाम जितने भी निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे वो घाटों के निर्माण हो, पुलों के निर्माण हो, मंदाकिनी और सरस्वती के बीच में संगम के बीच में जो बन रहे पुल का निर्माण हो, आस्था पद हो और साथ ही साथ आदि शंकराचार्य जो समाधि है उनका उन्होंने अवलोकन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में केदार घाटी आए थे और एक गुफा में उन्होंने अपना ध्यान लगाया था, उसके बाद से करीब आधा दर्जन ध्यान गुफाएं बन रही हैं, उनका भी आज उन्होंने अवलोकन किया है। तो ये महत्वपूर्ण भी है और ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अभी उत्तराखंड में करीब 10 दिन के बाद में मानसून दस्तक दे देगा और उसके बाद में जरूर काम प्रभावित होते हैं आस्था। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री पिछले लंबे समय से केदार घाटी के जितने भी निर्माण कार्य हैं उनकी खुद मॉनिटरिंग करते आए हैं, बनाए हुए हैं और अपडेट्स भी लेते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए विनोद। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।